VAT। कल वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसको हमने कल देखा था अलोंग विद क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस और फार्मूलाज, जिसमें हमने ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा था, जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड चीज़ें देखी थी, रिड्यूस्ड रेट टैक्सेबल गुड्स देखी थी, एक बिजनेस कब वैट के लिए रजिस्टर होता है, हमने ये वाला रूल भी देखा था, जो कि आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप उसको गो थ्रू वहाँ से करना चाहते हैं आपके लिए अवेलेबल है। आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और इस टॉपिक को कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं। सो वैल्यू एडेड टैक्स जो है इसकी दो टाइप्स हैं। एक टैक्स जो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, वैल्यू एडेड टैक्स हर टैक्सेबल बिजनेस जो अपने कस्टमर से रिसीव करता है और फिर HMRC को जमा करा देता है। एक वो सेल टैक्स है या VAT है जो कि आप अपने सप्लायर को अदा करते हैं, तो वो आप अपने सप्लायर को पे करते हैं और जो आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे फिर HMRC को अदा कर देता है। तो डबल एंट्री क्या है? जो सेल्स के ऊपर VAT है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट VAT, जो कि सेल्स के ऊपर है और इसकी डबल एंट्री होगी एज अ क्रेडिट एज अ इनकम। इसको भी आज हमने देखना है। इनपुट VAT जो कि हम एक सप्लायर को अदा करते हैं अपनी परचेजेस की अमाउंट के साथ, उसको क्या कहेंगे? परचेजेस के ऊपर या इनपुट VAT जो कि आपका एक्सपेंस की तरह डेबिट होगा। सो अगर हम सेल की नॉर्मल एंट्री देखी तो वो क्या है? डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट सेल। लेकिन जैसे ही टैक्स का कंपोनेंट आ जाता है तो हम VAT को सेपरेटली अकाउंट फॉर करते हैं अपनी डबल एंट्री में। इसी मिसाल को हम दोबारा देख लेते हैं जो कल हमने सॉल्व की कि ग्रॉस वैल्यू है 1272 जो कि हमने रिसीवेबल को चार्ज की। इसमें जो हमारा वेट है वो है 212 और इसमें जो हमारी वेट वैल्यू है वो है 1060। तो हम इस नेट वैल्यू को लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो नेट वैल्यू है वो 10,060 है, वैट ये है और ये हमने कस्टमर को सेल किया है 1272 की इनवॉइस। तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? डेबिट हो जाएगी आपकी रिसीवेबल नेट अमाउंट से होंगे, क्योंकि रिसीवेबल ने तो हमें टोटल अमाउंट देनी है, रिसीवेबल ने क्या देनी है? हमें ग्रॉस अमाउंट देनी है। तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे 1272 से। सो इनको हम डेबिट करते हैं 1272 और सेल्स में क्या जाएगा? सेल्स में नेट अमाउंट जाएगी। नेट अमाउंट हमारी क्या थी? 1060 पाउंड। सो 1060 को हम ले जाते हैं नेट अमाउंट में। आपकी आउटपुट जो इटसेल्फ अमाउंट थी जो कि हमने कैलकुलेट किया था नेट फिगर से भी और ग्रॉस फिगर से भी, यहाँ पे हमने ग्रॉस फिगर से कैलकुलेट किया था जो कि था 212। ऑलराइट, इसका जब हम लेजर बनाएंगे इसी डबल एंट्री का, तो लेजर क्या होगा? रिसीवेबल में ग्रॉस वैल्यू डेबिट पे जाएगी और रिसीवेबल में डेबिट वैल्यू पे जाएगी। सेल्स में यही वैल्यू क्रेडिट वैल्यू में जाएगी जो कि नेट फिगर से जाएगी और आपका जो वैट होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी डबल एंट्री में भी वैट क्या है? क्रेडिट हो रहा है। आउटपुट VAT इज क्रेडिट एज एन इनकम। आउटपुट VAT हमेशा क्रेडिट होता है और इनपुट VAT परचेजेस के साथ जाके डेबिट होता है। सो इनपुट VAT की डबल एंट्री क्या है? डेबिट परचेजेस नेट अमाउंट के साथ, डेबिट इनपुट अपनी सेल्फ VAT अमाउंट के साथ और क्रेडिट पेएबल्स। इसी डबल एंट्री को जो हमने कल की थी, कैलकुलेशन जो हमने कल सॉल्व की थी, उसी को हम ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं ये वाली परचेज आइटम ग्रॉस वैल्यू है हमने 480, वैट है इसके ऊपर 80 पाउंड और नेट वैल्यू है 400। तो अगर हमने इसको परचेजेस में पोस्ट करना है तो हम कैसे पोस्ट करेंगे कि हमने जो परचेजेस की हैं जो कि 400 पाउंड की थी उनके ऊपर 80 पाउंड वैट था, लिहाजा हमने सप्लायर को कितना अदा किया? 400 प्लस 80। सो सप्लायर हमारा
480 यानी ग्रॉस से क्रेडिट हो गया। अब देखिए सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ये एक और प्रूफ है हमारी डबल एंट्री ठीक है। यहाँ पे भी सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट। जो डुअल इम्पैक्ट है अकाउंटिंग का वो यही है कि जब भी डबल एंट्री करते हैं कोई भी, तो आपकी सेम अमाउंट इफेक्ट होती है जो कि एक से ज्यादा क्लासेस ऑफ अकाउंट को हिट करती है। सो अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इसको अपनी बुक से स्टडी करते हैं थोड़ा। बुक में उसने क्या दिया है, पेज नंबर है आपका 7। ये क्वेश्चन कल हमने कर लिया था एक्टिविटी 1, पेज है आपका 18। ओके सो सेल नेट फिगर से थी 6000, 1200 वीएटी था और ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल जाएंगी रिसीवेबल में, डेबिट हो जाएगा रिसीवेबल, क्रेडिट हो जाएगा सेल और क्रेडिट हो जाएगा आउटपुट वीएटी। सेल्स रिसीवेबल हो गया डेबिट बिल्कुल 7200 से, क्रेडिट होगी सेल अपनी नेट वैल्यू से और क्रेडिट हो गया आपका सेल टैक्स। So customer pay the gross amount, clearing the debt. जब कस्टमर डेब्ट करेगा तो दो एंट्रियां हिट होंगी, एक तो रिसीवेबल और दूसरा बैंक। तो रिसीवेबल कैश या बैंक में पैसे आएंगे, डेबिट कैश और क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल और ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ओके अब इसी तरह डेबिट जो परचेज की डबल एंट्री है वो क्या है, जैसे अभी हमने देखा डेबिट परचेजेस क्रेडिट, डेबिट परचेजेस डेबिट इनपुट वीएटी एंड क्रेडिट पेएबल विद ग्रॉस फिगर। सो 400 अगर आपकी परचेज है नेट वैल्यू और 800 इसके ऊपर टैक्स है, तो 4800 आपकी ग्रॉस वैल्यू है जो कि पेएबल में जाएगी। उसकी डबल एंट्री क्या होगी, डेबिट परचेजेस विद 4000, डेबिट इनपुट टैक्स विद 800 एंड क्रेडिट पेएबल विद 4800। अब इनपुट टैक्स आपका डेबिट साइड पे जा रहा है, पेबल्स बिल्कुल क्रेडिट हो रहे हैं और परचेजेस डेबिट हो रही हैं। कोशिश करें कि इनको आप लिख के समझें। ऑलराइट और जब यही पेबल पे ऑफ होंगे तो फिर दो अकाउंट हिट होंगे, डेबिट आपका पेबल और क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक, और इस तरह से आपका पेबल अकाउंट बैलेंस होके क्लोज हो जाएगा। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जब सेल रजिस्टर्ड हो जाता है एक बिजनेस तो वो अपनी इनवॉइस किस तरह से भेजता है। एक क्लू मैं आपको दे दूं, वीएटी नंबर होगा उसका, सेल आम जो तारीख है उसको आम तारीख नहीं कहेंगे हम बल्कि टैक्स पॉइंट कहेंगे। टैक्स पॉइंट वो डेट है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। ऑलराइट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड लिखेंगे, इनवॉइस डेट, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको वीएटी नंबर भी कहते हैं यूके में, जो कि आप अपना वीएटी नंबर इनवॉइस पे लिखते हो। समटाइम इनवॉइस के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ ग्रॉस वैल्यू लिखी हो और ये वीएटी नंबर लिखा हो, तो हम उससे अपनी ग्रॉस वैल्यू से वैट और नेट की वर्किंग करके तो हम उसको अपनी डे बुक में लिख देते हैं। जो भी वर्किंग होती है परचेज और सेल इनवॉइसेस की वैट के समेत उसको हम डे बुक्स में लिखते हैं, जिसकी आज आपको मैं एक एग्जांपल भी दूंगी। सो जब सेल टैक्स पे होता है, अब इसका मतलब है कि जब सेल टैक्स जमा होता है आपकी परचेजेस से और आपकी सेल से, और वो किस तरह से जाके गवर्नमेंट को एचएमआरसी को अदा होता है, तो उसकी डबल एंट्री क्या है। उसकी डबल एंट्री क्या है कि आपका जो वीएटी अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस से शुरू होता है एज अ लायबिलिटी। ओके और क्रेडिट साइड पे जैसे सेल टैक्स ऊपर क्रेडिट हुआ है, इसी तरह सेल टैक्स के अकाउंट में सेल टैक्स क्रेडिट होगा एज अ आउटपुट वीएटी और डेबिट होगा आपका इनपुट वीएटी। इस चीज को मैंने सिंपल वे में यहाँ बनाया है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। इसके बाद आप बुक वाला लेजर भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वीएटी अकाउंट बेसिकली लायबिलिटी है जो कि हमने एचएमआरसी को अदा करनी है। कभी ये लायबिलिटी भी होता है बच्चों और कभी ये रिसीवेबल भी हो जाता है जो हमने एचएमआरसी से कभी रिसीव करना होता है।
तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज हमने वैट पे करना था, ब्रॉड फॉरवर्ड हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया। जो आउटपुट वीएटी था इसी क्वेश्चन में आप यहाँ पे पुट करें आउटपुट वीएटी, जो परचेजेस की थी वो इनपुट वीएटी यहाँ पे आएगा, और जो हमने वैट पे ऑफ कर दिया है जो लायबिलिटी को कम कर रहा है तो वो वैट किधर आएगा, डेबिट साइड पे। जैसे आपका पहले तो वैट पेएबल था 800 पाउंड से या 1000 पाउंड से, तो वो क्रेडिट था। जैसे ही लायबिलिटी आपकी पे ऑफ हो जाएगी ये, तो फिर आप इसको डेबिट कर देंगे वैट और क्रेडिट कर देंगे बैंक या कैश अकाउंट। ऑलराइट, और आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो इस साइड पे आ जाएगा। अच्छा, सम टाइम जो आपका वैट है वो पेएबल होता है। पेएबल वैट कब होता है, और सम टाइम आपका यही वैट रिसीवेबल होता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने सेल्स की एक क्वार्टर में, जनवरी से लेके मार्च तक 1000 की सेल की। उसके ऊपर मैंने जो वीएटी था 20% के ऊपर, टोटल 1000 की सेल पे मैंने 20% वीएटी कमाया, यानी 200 वीएटी मैंने कमाया। और रिसीवेबल से मैंने कितने पैसे कलेक्ट किए, 1200। ये मेरा आउटपुट वीएटी है जो कि मैंने एज अ इनकम अपने रिसीवेबल से कलेक्ट किया। फिर उसके साथ जब मैंने परचेजेस की, सपोज मैंने 750 की मैंने परचेजेस की, और इन 750 के ऊपर मैंने जो टैक्स दिया वो कितना था, वो था इसका 20%। सब ये नेट वैल्यू है, परचेजेस में नेट वैल्यू आ रही होती है। सो मैं अब आपको आप इसका मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताएं कि क्या है इसका वीएटी। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। 750 मल्टीप्लाई बाय ये 150 है आपका। वीएटी आपका 150 है, और आपकी जो पेएबल को फिगर जा रही है, जो पेएबल को फिगर जा रही है वो आपकी है 900। ऑलराइट, अब ये इनपुट वीएटी है जो कि आपने पूरे महीने या पूरे 3 महीने में अपने सप्लायर को अदा किया। और ये आउटपुट वीएटी आपने कमाया। अब आप एचएमआरसी को क्या अदा करोगे, कॉमन सेंस का एक सवाल है। क्या एचएमआरसी आपसे 150 भी क्लेम करेगी कि ये भी मुझे दो? ये तो आपका सप्लायर ऑलरेडी आपके बिहाफ पे दे रहा है एचएमआरसी को। और क्या सिर्फ ये करेगी, सेल टैक्स मांगेगी, या क्या दोनों का मांगेगी? तो हमेशा याद रखिएगा एचएमआरसी को हम नेट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वीएटी जमा कराते हैं। आउटपुट एंड इनपुट वीएटी जमा कराते हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है। आउटपुट था आपका 200 और इनपुट जो वीएटी था वो था आपका 150। तो नेट ऑफ का मतलब इन दोनों चीजों को माइनस करेंगे तो आपका 50 जो है वो पेएबल है। क्यों पेएबल है? क्योंकि आउटपुट बड़ा है और इनपुट छोटा है। जब आउटपुट वीएटी इनपुट वीएटी से ज्यादा हो तो जो भी डिफरेंस आता है वो एचएमआरसी को पे करना होता है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आपने जो आउटपुट वीएटी कमाया था वो था 1000, लेकिन जो आपने अपने सप्लायर को अदा किया है वो कैसे आपको पता चलेगा आपने कैसे अदा किया है? सब कुछ आपकी इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा। जो इनवॉइस आपने दी वो सेल है, वो आउटपुट वीएटी उसके ऊपर लिखा होगा। जो इनवॉइस आपको आपके सप्लायर ने दी, आपने वो इनवॉइस रिसीव की, परचेज इनवॉइस, तो उसके ऊपर आपका आउटपुट वीएटी लिखा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि आपने 1500 आउट जो है अदा किया। अब यहाँ पे जो नेट वैल्यू है एचएमआरसी को
नेट जो है वो क्या है 1000 माइनस 1500। हमेशा आउटपुट को पहले लिखते हैं और इनपुट को बाद में लिखते हैं। तो ये आएगा आपका आंसर -500। एक तो मैथमेटिकल एरर भी बात भी बता रहा है कि 1000 में से 1500 को माइनस किया तो -500 आया, और दूसरा एक लॉजिक भी बता रहा है कि ऑलरेडी मैंने जो वैट देना था गवर्नमेंट को मैंने 1000 देना था, और जो मेरे खर्चे थे उसमें मैंने 1500 ऑलरेडी अपने सप्लायर को जमा करा दिया है एक्सपेंसेस के ऊपर। तो जो एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने वैट दिया है वो मैंने 500 ज्यादा दिया है। ओके, सो ये जो 500 ज्यादा वैट है ये मैं HMRC से क्लेम कर लूंगा, तो ये मेरा रिसीवेबल VAT है।